नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। और आपके साथ मैं हूं चंद्रकांत शुक्ला, और मेरे साथ आप जिनको देख रहे हैं वो केपी मलिक जी हैं, देश के सबसे मशहूर, सबसे विख्यात राजनीतिक विश्लेषक, जिनकी खबरें अक्सर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर देती हैं और जिनकी खबरें अक्सर लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, तमाम सियासी घटनाक्रमों पर बात करेंगे, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में क्या कुछ चल रहा है, क्या उठापटक है, क्या खिचड़ी पक रही है, उस पर बात करेंगे। और शुरुआत केपी मलिक सर के साथ करेंगे उन्हीं के सोशल मीडिया एक्स पर एक बेहतरीन, एक ऐसा पोस्ट जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। केपी मलिक सर, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत उल्टा चश्मा यूसी पर। जी धन्यवाद। और मैं सीधे सीधे सवाल पर आता हूं। सवाल सबसे बड़ा यह है, बिहार में राजनीतिक हलचल है, बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी सुगबुगाहट पटना में भी है, दिल्ली में भी है। अब चिराग पासवान की तरफ से है कि दिल्ली की तरफ से है कि नीतीश बाबू की तरफ से है, लेकिन ये पूरा जो सियासी भूचाल है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आखिर वो है क्या? देखिए चंद्रकांत जी, अगर आप पिछले राजनीतिक घटनाक्रम पे थोड़ा ध्यान दें, दिल्ली से लेकर बिहार और झारखंड की राजनीति को आप देखें, तो आपको लगेगा कि मामला किस ओर जा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नामक जो डंडा था वो बड़ा कमजोर पड़ गया है। अब उस डंडे में वो दम नहीं रहा कि वो जरा सा उसको फटकार दे डंडे को और उसकी जो है आहट दूर तक जाए, वो डंडे में वो दम नहीं रहा है। तो डंडे से लोगों ने डरना बंद कर दिया है। दूसरी जो सबसे बड़ी घटना है जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की थी और कहा था कि भाई जातीय जनगणना होना चाहिए, और उसको राहुल गांधी ने आगे बढ़ा दिया। हालांकि नीतीश कुमार जी तो ठंडे बस्ते में खुद भी चले गए और मुद्दे को भी ले गए। हालांकि वो जनगणना हुई, सारी चीजें हुई बिहार में, लेकिन उस मुद्दे को भारत भर में हाईलाइट करने का श्रेय राहुल गांधी को गया। और उसी राहुल गांधी के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जो दलितों की, पिछड़ों की राजनीति करने वाले सियासी दल थे वो भी घबरा गए। उसमें आपकी मायावती जी भी हैं, आप उनकी हालत देख लीजिए आज, क्योंकि उनके ऊपर तो दोहरा वार चल रहा है कि एक तो कांग्रेस बहुत तेजी से जनाधार उत्तर प्रदेश में बना रही है, उसके बाद उन्हीं के जो है चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं। तो जिस तरीके से तेजी से उनका जनाधार बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं मायावती भी सकते में। अब बात बिहार की करते हैं। मैंने जो ट्वीट किया था, मेरे पास खबर आ गई थी कि पशुपति नाथ जी की एक मीटिंग अमित शाह जी के साथ हुई थी, और वो मीटिंग होने से कुछ घंटे पहले ही हमें पता लग गया। तो हमें लगा था कि आपको भी ये समझना चाहिए कि अगर किसी की मीटिंग अमित शाह से हो रही है तो मामला काफी हद तक पक चुका है। अगर आप चंपई सोरेन का देखें, वो 3 दिन दिल्ली में रहे और दिल्ली में रह के उन्होंने 3 दिन में चश्मा बनवाया, फिर चश्मा लगाया, फिर चश्मे की टेस्टिंग हुई, अब उनको बिल्कुल साफ दिख रहा है, आप देख रहे हैं। तो 3 दिन लगे थे उसमें, फिर उनकी जब मीटिंग अमित शाह जी से हुई थी तब क्लियर हो गया था। और अब वो 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो क्यों करेंगे, उसके पीछे क्या बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो चैप्टर तो क्लोज हो गया, और चर्चा अभी भी है कि झारखंड के कुछ विधायक लाने की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है, और जिसमें हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं कि आधा दर्जन विधायकों को ले आए। क्योंकि अगर आज जिसमें जो डरेगा वो मरेगा, क्योंकि डरने वाले लोग आ रहे हैं। जब आप चंपई सोरेन को पूरी तरह से नहीं डरा पाए, तो उनके जो बाबूलाल सोरेन है, उनके बेटे, जो आपने देखा होगा बराबर में उनके बैठे थे, तो उनके पेच टाइट किए गए। तो ये होता है कि कई बार ये होता है कि परिवार में अगर आप बहुत स्ट्रोंग हैं तो आपके बच्चे को देखा जाए, आपके परिवार की स्थिति, आपके रिश्तेदार, आपके किसी क्लोज को वो किया जाए आपको टाइट करने के लिए, जो पुलिस का फॉर्मूला रहता है, उस फॉर्मूले पे ये काम हुआ है। तो एक तो ये बात थी। दूसरी जो मेन बात ये थी कि जब पशुपतिनाथ पारस की मीटिंग अमित शाह से हो रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पुराना गेम जो पहले हुआ था चिराग पासवान के साथ, वो दोबारा होने जा रहा है। और उसमें खबर ये थी कि शायद उनके जो बहनोई हैं, कहीं वो भी ना चले जाए और ये अकेले खड़े रह जाए। लेकिन बाद में थोड़ी खबरें ये आई कि नहीं, वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों की कोई गारंटी नहीं है वो कब हवाई जहाज में बैठ के पेटी बांध रहे हैं।
इस तरह की खबरें थी, तो वो हमने इसलिए ट्वीट कर दिया था। ये तो आपका जवाब इसका हो गया। दूसरी बात ये देखेंगे आप कि वही चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान भस्मासुर बनते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे थे कि वो हनुमान है मोदी जी के, तो हनुमान जी जब गदा उठाते हैं और गदा घूमती है तो वो कहीं भी घूम सकती है, किसी को भी लग सकती है, पता चला खुद मालिक को ही लग गई। और उनका ये तो है नहीं कि पर्टिकुलर चीज को वो करते हैं, चाहे आप उनकी संजीवनी बूटी लाने की बात करें, पूरा पहाड़ उखाड़ लाए, और या फिर लंका में आग लगाने की बात करें तो वो फिर वो फूंक देते हैं। तो वो खतरनाक इनके लिए जो है साबित हो रहे हैं, क्योंकि आप सत्ता में रहते हुए, आप सत्ताधारी दल के साथ रहते हुए, आप जातीय जनगणना की बात, आप पिछड़ों की बात, आप मुस्लिम समाज की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ चिराग पासवान को भी एक निर्णय लेना है कि इधर होना है कि उधर होना है। यहाँ चिराग पासवान भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी के संपर्क में हैं। इस तरह की भी खबरें हैं जी। अच्छा सर, अभी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था इस बिहार की पूरी राजनीति पर, तो दो और जिक्र आए, उन पर मैं छोटा छोटा एक आपसे समझना चाहता हूं। पहला तो मैं झारखंड में चंपाई सोरेन जा रहे हैं आपके भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बाबूलाल मरांडी अचानक दिल्ली जाते हैं और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। ये खबरें झारखंड से आ रही है कि बाबूलाल मरांडी चंपाई सोरेन की एंट्री से खुश नहीं है, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या झारखंड में भी अब इस तरीके की चीजें, चंपाई सोरेन के आने से एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता जा रहा है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? फिर मैं अपने अगले सवाल पे आता हूँ। जी जी, देखिए चंद्रकांत, आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, और चाहे आपका राजस्थान हो, जिस प्रकार से दिल्ली ने अपने लोगों को नियुक्त किया है, जिसको चाहा उसको टिकट दिया, आपने यूपी में देखा। आज वो हालात नहीं है। आपने उसकी एक परिणति कश्मीर में देखी कि जैसी आपकी लिस्ट है वहां विद्रोह हो गया। तो यहाँ पे भी जब उनको दिखा कि झारखंड में विद्रोह हो सकता है, और बाबूलाल मरांडी भी पुराने नेता है और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, तो उनको ये हुआ कि अगर यही लोग आएंगे तो हम क्या करेंगे। जैसा आप हरियाणा में आज देख रहे हैं कि हरियाणा में आप किरण चौधरी को ले आए हैं, तो उससे ग्राउंड पे और जो तीसरे लेवल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो बहुत नाराज है। उसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी उठाने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या सोच के ये चीजें करती है वो तो भारतीय जनता पार्टी जानती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को बचाने के लिए ये इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन देखिए, वो मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब आपका समय खराब चल रहा होता है तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काटता है। तो बात ये चल रही है। तो इसीलिए क्या है कि अब, लेकिन वो ये हुआ कि वो दिल्ली आए, उनकी मुलाकात मोदी जी से भी हुई, अमित शाह जी से भी हुई, तो उनको एक चॉकलेट दे दी गई है। और आपको याद होगा कि उन्होंने वापस जाकर बयान ये दिया है कि चंपई सोरेन की जासूसी जो है वो सरकार करा रही है। अब आप देखिए, दो अगर झारखंड पुलिस के सिपाही या इंस्पेक्टर चंपई सोरेन के साथ चलते हैं तो उनकी जासूसी हो रही है, लेकिन आप शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी उनके बिना मांगने के दे रहे हैं, उनकी जासूसी नहीं हो रही है। तो ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, ये भी आज जनता के सामने आ चुका है। और ये तमाम चीजें आप जो सामने देख रहे हैं वही चीजें हैं जी। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में एक नाम है राजनीति में बड़ी तेजी से उभर रहा है, सांसद है चंद्रशेखर हरियाणा पहुंचे हैं सर, और हरियाणा जाकर उन्होंने एक गठबंधन कर लिया है, चुनावी गठबंधन, चुनाव लड़ने के दुष्यंत चौटाला के साथ, जेजेपी के साथ। इस संदर्भ में भी मैंने आपके विचारों को पढ़ा, आपके पूरे उस एनालिसिस को देखा, समझा। लेकिन दर्शक ये समझना चाहते हैं कि चंद्रशेखर जो पहली बार सांसद बने हैं उत्तर प्रदेश में, अभी वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपनी जमीन बना रहे हैं, अचानक वो हरियाणा चले जाते हैं, हरियाणा में गठबंधन कर लेते हैं। वो बाकी महाराष्ट्र में क्या करेंगे, झारखंड में क्या करेंगे, वो बात का विषय है। लेकिन अभी जहां चुनाव अनाउंस हुआ है वो हरियाणा में अलायंस कर चुके हैं। तो क्या चंद्रशेखर हरियाणा में उतने असरदार है कि वो नुकसान और फायदा पहुंचाने की स्थिति में है? देखिए चंद्रकांत जी, अगर आप देखें, चंद्रशेखर आजाद के पास खोने को कुछ नहीं है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद से लगातार हमारी बातचीत होती है और वो हमसे कई सारी चीजें पूछते भी हैं, सलाह मशवरा भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अगर वो चुनाव हार जाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जीत गए तो बड़ी बात हो गई, और अच्छी वोटों से जीत गए। और दो पूर्व मुख्यमंत्री
हाल के मुख्यमंत्री और तमाम सियासी ताकतों के बावजूद वो जीत गए, ये भी आपको देखना होगा। इसके बाद जो है हरियाणा की बात अगर आप कर रहे हैं, तो हरियाणा जी। में उन्होंने अपना संगठन बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को मजबूत करने के लिए, देखिए ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वहां ना जेजेपी का धेला इस बार उठ रहा है और ना चंद्रशेखर हम्म। का उठ रहा है। मिलना कुछ हम्म। नहीं है, लेकिन खोना भी हम्म। कुछ नहीं है। तो चंद्रशेखर हम्म। को लगता है कि उसके वहां कार्यकर्ता आ जाएंगे, उसका हम्म। चुनाव प्रचार हो जाएगा, लोग उसकी हम्म। पार्टी का शायद नाम जानने लगे, और इस हम्म। बहाने अगर वहां पार्टी खड़ी हो जाती है, एक संगठन बन जाता है, तो चंद्रशेखर हम्म। के लिए कोई बुराई नहीं है। हालांकि इसका एक हम्म। दूसरा पक्ष भी लोग दे रहे हैं कि हम्म। भारतीय जनता पार्टी की ही ये डमी पार्टी है दोनों, और इन्होंने ही चंद्रशेखर का ये कराया, इस तरह की चर्चाएं भी दिल्ली में है। लेकिन मैं उसको उतना मजबूत नहीं समझता। जो मेरा पहले वाला तर्क है, मैं उस पर रहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि 24 से पहले जो विधानसभा का चुनाव राजस्थान में हुआ था, वहां भी चंद्रशेखर गए थे, और मायावती को वहां 1.5 लाख वोट मिले थे और चंद्रशेखर को 3.5 लाख वोट मिले थे। तो मायावती से तो ज्यादा बड़ा जनाधार राजस्थान में चंद्रशेखर का हो गया। तो वो कहीं ना कहीं उन चीजों से उत्साहित है, और वो दूसरे राज्यों में अपने संगठन को खड़ा करना चाहते हैं, इस नाते वो हरियाणा में गए, मुझे लगता है जी। अरे सर, उत्साह तो है, उत्साह होना भी चाहिए, और वो संगठन को हरियाणा में मजबूत कर रहा है। और इधर सर, एक सवाल मैं आपसे बिहार पर और करना चाहता हूं, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश आना चाहता हूं। बिहार में भी एक शख्स अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है सर। नाम प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं और जनसुराज तमाम चीजें कर रहे हैं। और मैंने उनके कुछ बयान सुने हैं सर पिछले 2-3 दिनों में। उन बयानों में मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर आपसे समझेंगे इसको। वो एक बयान वो हर जगह देते हैं सर। वो ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात सर, वो ये कहते हैं कि जो पलायन है, जो बिहार के लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, हम वो पलायन खत्म कर देंगे। हम उन लोगों को यहां लाएंगे, वो यहां रोजगार करेंगे, नौकरी करेंगे। तो ये तो उनके दो बयान हो गए। महिलाओं को भी, 40 महिलाओं को विधायक बनाने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर जेडीयू हो या भारतीय जनता पार्टी हो, पहला सवाल का हिस्सा तो मेरा यह है कि इनकी स्थिति क्या है। और दूसरी बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर को, क्योंकि तमाम इंटरव्यूज में हमने देखा भी कि यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके से दिल्ली में आए थे और अब प्रशांत किशोर हैं, लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा। खैर, आप प्रशांत किशोर को किस तरह से देखते हैं? इतना आपका लंबा अनुभव है, आप प्रशांत किशोर को बिहार में किस तरह देखते हैं सर? देखिए चंद्रकांत जी, अगर आप देखें, वो कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पे चल के हम्म। राजनीति में आ जाएं, या सियासत हम्म। में आ जाएं, या कुछ विधायकों को इकट्ठा कर लें। लेकिन जी। उनको ये समझना होगा कि दिल्ली और बिहार में बहुत बड़ा फर्क है। दिल्ली बिल्कुल में सर। राजनीति जो है, दिल्ली में राजनीति जात पात पे नहीं होती है, और हम्म। दिल्ली में जो जनसंख्या है वो मिक्स जनसंख्या है। और यहाँ पे जो पिछड़ा इलाका है या गरीब लोग रहते हैं, उन्होंने अपने निजी हितों को और फायदों को देखते, चाहे वो बिजली बिल हो, चाहे वो फ्री पानी हो, चाहे दूसरी सुविधाएं हो, फ्री बस हो, ये सारी चीजें देखते हुए केजरीवाल को वोट दिया है। अगर हम्म। आप बिहार की या उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, वहां पे तमाम चुनाव जातिवाद पे होते हैं, और आज भी पढ़े लिखे व्यक्ति के भाषणों में, वो लच्छेदार भाषणों में वहां की जनता नहीं फंसती है। आज भी वो ठेठ वहां के जो लोकल नेता लोकल अंदाज, गवई अंदाज में बात करते हैं। चाहे आप आजकल के पप्पू यादव को देखें, चाहे आप जी। पुराने जी। लालू प्रसाद यादव को देखें, चाहे आप जी। नीतीश कुमार को देखें, आपके गवई अंदाज और आपकी जाति पाति को देखते हुए वो लोग वोट करते हैं। मुझे कोई बहुत बड़ा तीर वहां पे प्रशांत किशोर मार लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। और दूसरा, वहां लोगों में चर्चा ये है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये मामला उनका फैल गया है, तो इस मामले को फैलने से उनको बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो मुझे कोई खास चीजें दिखाई नहीं दे रही। उसका एक उदाहरण ये है कि पीछे उन्होंने कहीं एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, और उसमें बहुत भारी तादाद में महिलाओं को बुलाया गया, तो उस पर सवाल उठने लगे कि ये कहां से इतना पैसा ले आए, ये कहां से इतना बड़ा हम्म। संसाधन हम्म। इन्होंने इकट्ठा कर लिया कि ये इतने बड़े बड़े जो है सम्मेलन कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पद यात्रा, इनका पैसा कहां से आ रहा है। तो लोगों में चर्चाएं जी। ये शुरू हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है, और ये लोगों को बांट के भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे में बिहार की जनता, मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत
सिर के ऊपर बिठाएगी या उनका स्वागत करेगी या उनकी बातों को मानेगी। और ये तो मुद्दे नॉर्मल मुद्दे हैं, कहने के लिए हर व्यक्ति कहता है अपने बच्चों को पढ़ाओ, सबको अच्छा लगता है। अरे भाई पढ़ाएं कहाँ? आपने सारे स्कूल प्राइवेट कर दिए हैं, मोटी फीस है, कहाँ से पढ़ाएं, किधर से पढ़ाएं? और जो पढ़े लिखे घर में घूम रहे हैं उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, तो आपकी बातों का कहीं मामला बनता ही नहीं दिख रहा है। जी। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि मायावती जी को लेकर एक भाजपा के विधायक ने टिप्पणी कर दी, उसको अखिलेश यादव ने बड़ी नाराजगी जताती, तो मायावती ने आभार व्यक्त कर दिया सोशल मीडिया पर। अब उसके बाद सर इंटरनेट पर जाइए, गूगल पर जाइए, और मायावती और अखिलेश जैसे ही लिखते हैं आप, तो तमाम खबरें ऐसी सामने आती हैं तमाम वेबसाइटों पर कि कोई खिचड़ी पक रही है, अंदर अंदर कुछ चल रहा है, उपचुनाव में कोई खेल होने वाला है, मायावती और अखिलेश एक बार फिर से साथ आने वाले हैं। सर इन खबरों में कोई सच्चाई है, कुछ है, या फिर ये सब हवा हवाई बातें हैं? नहीं देखिए चंद्रकांत जी, इस बात को करने से पहले फिर हमें वहीं आना पड़ेगा कि जी। भारतीय जनता पार्टी का जो डंडा था वो कमजोर पड़ गया है, और मायावती उसी डंडे से लगातार पिछले 10 साल से डरी हुई थी, उनका भी डर निकल गया है। और सेम जो परिस्थितियां बिहार में आप चिराग पासवान को देख रहे हैं, सेम परिस्थितियां मायावती के लिए पैदा हो गई है उत्तर प्रदेश में। मायावती को अगर अपनी पार्टी जिंदा रखनी है, अगर अपना अस्तित्व बचाए रखना है, तो अपना जो कोर वोट है उसको बचाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, गठबंधन भी करने पड़ेंगे, सियासत भी करनी पड़ेगी। अब वो नहीं चलेगा कि आप अपना बैठे रहिए, ट्वीट कर दीजिए, एक स्टेटमेंट जारी कर दीजिए, उससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह के तेजी से आपका मतदाता अग्रसर हो रहा है कांग्रेस की तरफ, समाजवादी की तरफ, चंद्रशेखर की तरफ, तो उससे कहीं ना कहीं मायावती को लग रहा है कि खतरा नजदीक है, और उस खतरे से बचने के लिए उनको जो सबसे आसान रास्ता नजर आता है और जिसकी आवश्यकता भी है, वो अखिलेश के साथ समझौता करना चाहती हैं। क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमी जमाई सरकार को अगर उखाड़ सकते हैं तो वो दोनों लोग साथ में मिलकर उखाड़ सकते हैं, और इसमें कोई दो राय है नहीं। आप ये देखेंगे अगर मायावती, अखिलेश और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की एंटी कॉम्पेंसी, भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीति, इस तरह की चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान किया जा सकता है और मायावती का अस्तित्व बच सकता है। और नुकसान अखिलेश यादव को कुछ नहीं है। तो लेकिन यह है कि भाई वो ये कह देंगे कि हम आपस में अपना फैसला बाद में कर लेंगे, हम आप में से मायावती जी आप दिल्ली चले जाइए, हम यूपी संभालते हैं क्योंकि हम ज्यादा मजबूत हैं। उस तरह की चीजों पे भी समझौता हो सकता है। अगर कल को राहुल गांधी की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और मायावती का कुछ लगता है तो उनको दिल्ली भेज दीजिए। तो उस तरह की चीजों पे भी विचार वो लोग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है उनको अपना अस्तित्व बचाना जरूरी है। इस तरह से इस तरह की बात आई है। नहीं तो जो इतिहास में अगर हम देखते हैं और हमारी जो जानकारी है, मायावती जी कभी किसी उपचुनाव में भाग लेती नहीं है, कभी किसी उपचुनाव में इंटरेस्ट लेती नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरह से वो इंटरेस्ट दिखा रही हैं और जिस तरह से वो बार बार मीडिया के सामने आ रही हैं और जिस तरह से उन्होंने आकाश आनंद को दोबारा फिर आगे किया है, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सारे मामले में डरते डरते, पीछे हटते हटते पार्टी समाप्त हो जाए। तो उसको बचाने के लिए वो दोबारा एक्टिव हुई है। और अखिलेश यादव का बयान भी यही जताता है कि जिस प्रकार से वो आज अगर आप देखेंगे और पिछले कुछ महीनों से आप देखें, कोई भी एक बयान अखिलेश का मायावती के खिलाफ नहीं है और मायावती का कोई भी एक बयान अखिलेश के खिलाफ आपको नहीं मिलेगा। नहीं तो बीच में ये वार आदान प्रदान इन लोगों का चलता रहता था। आज दोनों शांत हैं तो कहीं ना कहीं अंदर कोई मिली भगत इस प्रकार की चल रही है, जैसे आप नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच देख रहे हैं कि आपसी हमले उनके बंद हैं और दोनों के हमले भाजपा पे चल रहे हैं। जी। अच्छा सर, हमने आपका बहुत बहुत कीमती वक्त लिया, लेकिन सर एक सवाल बेहद जरूरी है। आज दिन भर वो सवाल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। सवाल दरअसल ये है, घटना ये होती है सर कि रेलवे बोर्ड में एक नियुक्ति होती है, एक नियुक्ति होती है, और वो जिनकी नियुक्ति हुई है चेयरमैन के पद पर, सीईओ के पद पर, सतीश कुमार जी की, वो दलित बिरादरी से आते हैं। अब सोशल मीडिया पर, खबरों में, हर जगह ये चल रहा है कि राहुल गांधी ने इतना प्रेशर बना दिया है कि नरेंद्र मोदी मजबूर हो गए और इस वजह से दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को, उनको रेलवे बोर्ड में ये नियुक्ति देनी पड़ी। क्योंकि खबरें जिस तरह की आ रही है उसमें कि रेलवे के 116 साल के, 117 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि
दलित बिरादरी से आने वाला व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुंचा है। क्या वाकई सर राहुल गांधी का इतना कोई दबाव है जिस वजह से ये फैसला सरकार को लेना पड़ रहा है? और ये सवाल तब ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, जब लेटरल एंट्री पर जो फैसला सरकार ने वापस लिया, वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी में चला गया, इन तमाम घटनाओं के बीच में ये नियुक्ति, सर कुछ कुछ तो है सर ना इसके पीछे। देखिए चंद्रकांत जी, अगर आप देखें, पहली बात तो ये है कि वो बहुत काबिल अफसर हैं, भले ही दलित समाज से आते हों। जी। और उनका हम योगदान देखते हैं कि जो ट्रेनों में फोग की वजह से, ट्रेनें सर्दियों में जब बहुत ज्यादा फोग होता है, ट्रेनों की रफ्तार धीमे हो जाती थी या चल नहीं पाती थी, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक यंत्र बना के योगदान दिया था। तब बड़ी चर्चा उनकी मीडिया में भी हुई थी। और उसके बाद वो बहुत काबिल अफसर हैं, उनको ना बनाया जाए इस तरह की संभावना मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बोर्ड में इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि राजनीति में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। पिक एंड चूज की ये चीजें होती रही हैं, तमाम डिपार्टमेंट में होती रही हैं और आज भी हो रही है। छुपम छुपाई में हो रही है, पिछले 10 सालों में हुई है और उससे पहले कांग्रेस के टाइम में भी हुई है। ऐसा नहीं है कोई नई बात है। तो लेकिन अभी क्या है कि मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो डंडा है वो बड़ा कमजोर हो चुका है। अब वो नहीं हाँक पा रहा है लोगों को। अगर वो इनको इग्नोर करके और किसी और को बना देते तो फिर वही हाल होता कि आपको ये डिसीजन वापस लेना पड़ता और सरकार की किरकिरी होगी। मैं चंद्रकांत जी आपको एक बहुत बड़ी बात ये बताता हूं कि जैसे हम दिल्ली में रहते हैं और तमाम मिनिस्ट्रियों में हमारे ब्यूरोक्रेट जानने वाले हैं। पिछले 10 साल में वो बात करना नहीं चाहते थे, डरते थे, एक दबाव में रहते थे। आज उन्होंने बात करना शुरू कर दिया है। मेरे पास 3 बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जिसपे वो चाहते हैं कि आप इन पे कुछ लिखिए। लेकिन मैं अगर लिखना चाहता हूं तो मेरे यहाँ छपेगा ही नहीं। तो उसको हम क्या किया जाए, हम उस पर भी सोच रहे हैं। तो अंदर की चीजें बाहर आनी शुरू हो गई हैं। आपने देखा कि यही ईडी थी जो 10 साल से चू नहीं बोलती थी और उसी ईडी में से खबर लीक हो जाती है कि राहुल गांधी कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बदलाव 2024 के बाद आप देख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का डंडा कमजोर हो गया है। उसको देखते हुए ये चीजें चल रही हैं। और उसमें आप जो आरएसएस की सारी चीजें देख रहे हैं, अब आप देखिए कि मोहन भागवत जी की जो सिक्योरिटी एकाएक बढ़ा दी है। अमित शाह जी ने अपने बराबर उनको सिक्योरिटी, उन्होंने तो नहीं मांगी, उन्होंने तो मांगी नहीं थी। आप तो कह रहे थे हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम काबिल हो गए हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। आज क्यों आपको संघ की जरूरत पड़ गई है? क्योंकि संघ आपके ऊपर हावी हो चुका है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है बड़े कमजोर हो गए हैं और किसी तरह सरकार चले, किसी तरह सरकार खींचे। कब तक सरकार चले, उसी के साम दाम दंडभेद में ये लगे हुए हैं। चाहे कीचड़ में कमल खिलाने की बात झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, ये इनकी में काबिलियत है। ये इनकी बात से मैं मानूंगा कि ये लोग आखिरी टाइम तक लड़ते रहते हैं। बाकी लोगों की तरह नहीं है कि युद्ध में देखें कि हमारी हार हो रही है, मैदान छोड़ के भाग जाए। ये आखिर तक लड़ते हैं। तो इसलिए लड़ रहे हैं। ये एकाएक छोड़ने वाले नहीं है, अंतिम समय तक लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई में ये हार रहे हैं, ये इनको पता चल चुका है। जी बिल्कुल सर। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बेहद कम वक्त में और बेहद विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को देश की पूरी राजनीतिक परिस्थिति बता दी। देश में क्या कुछ चल रहा है और अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है, और खासतौर पर बिहार में जो उठापटक चल रही है उस पर भी बेहद कम शब्दों में आपने बहुत कुछ बता दिया। बहुत कुछ अंदर की बातें भी आज के इस चर्चा में आपने बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, उल्टा चश्मा यूसी को अपना वक्त देने के लिए। नमस्कार सर।